नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अभी 18वीं लोकसभा के आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। मार्च महीने में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो हम आजादी के बाद से आज तक जितने आम चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उससे संबंधित हम तमाम मुद्दों को लेकर आपके साथ एक सीरीज चला रहे, एक श्रृंखला चला रहे, एक एपिसोड चला रहे हैं। पहली कक्षा में हमने जाना कि 18वीं लोकसभा का आम चुनाव, 2024 का आम चुनाव किन किन मायनों में अलग है, कितने मतदाता उसमें जुड़े, कितने लोगों को, नए लोगों को जोड़ा गया, आदि सभी मुद्दों को हमने देखा। आज हम बात करेंगे आजादी के बाद। आजादी के बाद प्रथम आम चुनाव जब हुए थे, उस समय जो प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें सभी राज्यों की विधानसभाओं के लिए और लोकसभा की सभी सीटों के लिए चुनाव हुए थे। संसदीय क्षेत्रों की संख्या कम थी, लेकिन उसी क्षेत्रों में से हम संसद के सदस्यों का ज्यादा चुनाव करना था। क्या क्या घटनाएं घटी, महिलाओं को मतदाता सूची में उनका नाम जोड़ने के लिए किन किन प्रकार की समस्याएं आई। सुकुमार सेन जो पहले चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने फैसला किया कि नवजात स्वतंत्र राज्य भारत में लोकतांत्रिक तरीके से और मतदाता सूची के आधार पर कैसे निर्वाचन कराया जाएगा, कितने लोगों को अनुबंध पर सरकार के द्वारा लिया गया था, कितने दिनों के लिए लिया गया था, कितनी मतदान पेटियां बनी, क्या महिलाओं और पुरुषों के लिए एक ही मतदान केंद्र थे, आदि तमाम मुद्दों पर हम आइए बात करते हैं। यह हमारा दूसरा एपिसोड है। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 1952 हुआ था। कैसे लड़ा गया पहला आम चुनाव? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 तक। 1951 मतलब अक्टूबर के महीने से लेकर फरवरी 1952 तक यह चुनाव लड़ा गया था। भारत का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक संपन्न हुआ था, जिसने भारत को एक नया आकार दिया। आज तक भारत में जितने आम चुनाव हुए हैं, उसमें सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला आम चुनाव जो था वो भारत का प्रथम आम चुनाव था, जिसमें लोकसभा की सभी सीटों के साथ ही साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं की सभी सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। उस समय अभी भारत नवजात अवस्था में था, लोकतंत्र भी उसका नवजात था। तो आइए इसके बारे में हम और बातें करते हैं। नवजात स्वतंत्र भारत में औपनिवेशिक शासन की पीड़ा से बाहर आकर पहले आम चुनाव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या टिप्पणी की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह टिप्पणी की थी कि नया हिंदुस्तान जिंदाबाद। पुराना हिंदुस्तान मतलब अंग्रेजों के गुलामी में जो हिंदुस्तान पैदा हुआ था, अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों का औपनिवेशिक था, अंग्रेजों का उपनिवेश था, उससे हटकर जब हमारा भारत बना, हम लोगों ने अपने संविधान को एक नई रूपरेखा दी। उस संविधान के अंतर्गत हम लोगों ने संसदीय लोकतंत्रात्मक सरकार का चयन किया और उस लोकतंत्रात्मक सरकार के चयन के लिए, चुनाव के लिए हमने प्रथम आम चुनाव को संपन्न कराया। उस प्रथम आम चुनाव 1951-52 में जो हुए थे, उस समय संपन्न करना बहुत ही कठिन कार्य था। 1921 बैच के आईएएस थे सुकुमार सेन, उनको पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। उन्होंने कई फैसले किए, कई फैसले हुए। उन्होंने कहा कि अब लोगों के नाम जोड़े जाएंगे मतदाता सूची में और उसके अनुसार चुनाव कराया जाएगा। भारत की उस समय स्थिति यह थी कि 37 करोड़ के लगभग भारत की आबादी रहती है। 85% आबादी अशिक्षित रहती है, मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं। महिलाओं के जब नाम मतदाता सूची में जोड़ने की बात आई तो महिलाओं ने 80 लाख महिलाओं ने अपने नाम बताने से इनकार कर दिया। यह एक अलग विषय था। आइए एक एक करके हम सब बातों को जानते हैं। भारत की आबादी और मतदाता। इन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 36 करोड़ 10,88,090 थी, लगभग 37 करोड़। पंजीकृत मतदाता 17 करोड़ 32,12,343 थे। इसमें 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिक मतदान करने के पात्र थे। लगभग 37 करोड़ की भारत की आबादी में 17 करोड़ के आसपास मतदाता थे। 17 करोड़ 17.5 करोड़ मतदाता थे। ऐसे सभी लोगों को मतदाता सूची में जोड़ा गया था, मतदान करने के पात्र थे, जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक हो गई है। अमिट स्याही। प्रथम आम चुनाव में कुल
4500 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें 401 निर्वाचन क्षेत्रों से 489 लोकसभा के लिए और लगभग 4000 राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान हुए। प्रथम आम चुनाव में 4500 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें से 489 किन किन किनों ने संसदीय क्षेत्रों के लिए, संसदीय क्षेत्रों से प्रतिनिधि चुने जाने थे, मतलब सांसद चुने जाने थे। वहीं 4000 लोग राज्य की विधानसभाओं के लिए चुने जाने थे, राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के रूप में चुने जाने थे। 401 निर्वाचन क्षेत्र थे। 401 निर्वाचन क्षेत्र में हमने 489 सांसदों को चुना। कैसे चुना? तो जो 314 निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें से केवल एक एक प्रतिनिधि को हमने चुना। 86 जो निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें से हमने 2-2 सांसद प्रतिनिधियों को चुना। और जो नॉर्थ बंगाल निर्वाचन क्षेत्र था वहां से 3 सांसद या प्रतिनिधि चुने गए लोकसभा के लिए। लेकिन यह जो एक संसदीय क्षेत्र से एक से ज्यादा प्रतिनिधि सांसद चुनने की जो प्रथा थी वह वर्ष 1957 तक चलती रही। उसके बाद इसको समाप्त कर दिया गया। कहानी आगे बढ़ती है। किसी संसदीय क्षेत्र में एक से अधिक सदस्य चुनने की व्यवस्था 1957 तक जारी रही। जो यह चुनाव हुआ कुल 68 चरणों में संपन्न हुआ था। मतदान केंद्रों की संख्या लगभग 2 लाख के पास थी। 1,96,084 मतदान केंद्र बनाए गए थे। जो कुल मतदान केंद्र थे उसमें महिलाओं के लिए अलग मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई थी कि महिलाएं अलग जाकर मतदान देंगी। जितनी राजनीतिक पार्टियां थी, उनके जितने कैंडिडेट थे, उनके अलग अलग रंग और अलग अलग पहचान चिन्ह वाले अपने अलग अलग बक्से थे, बैलेट बॉक्स थे। 27,527 बूथ महिलाओं के लिए आरक्षित थे। मतपेटियां कितनी थी? 20 लाख मतपेटियां बनाई गई थी, जिसमें 8,200 टन इस्पात का प्रयोग किया गया था। यह इतना चुनाव को संपन्न करना इतना कठिन काम था, इतना चैलेंजिंग था कि उस समय चुनाव आयोग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 16,500 लोगों को 6 माह के लिए अनुबंध पर रखा गया ताकि वे चुनाव को सही तरीके से संपादित करा सके। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी उस समय? सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो महिलाओं के नामों को, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ना था। जो महिला मतदाता थी, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे ज्यादा हो गई हैं, उनके नामों को भारत के मतदाता सूची में जोड़ना था। क्योंकि उस समय जो सुकुमार सेन मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने यह फैसला लिया था कि जितने लोग चुनाव में भाग लेंगे और मत देंगे, कम से कम उनका नाम मतदाता सूची में तो आ जाए। 80 लाख महिलाओं को मतदाता सूची के नाम से बाहर रखा गया, जबकि वह 21 वर्ष की उम्र वो लोग पूरी करती थी। कारण ये था कि उस समय महिलाओं में संकोच और झिझक की इतनी बड़ी स्थिति थी कि वो लोग अपना नाम बताने से हिचकिचाती थी, अपना नाम नहीं बताती थी। वो लोग किसी की बेटी और किसी की पत्नी के रूप में अपनी पहचान को आगे ले जाना चाहती थी। किसी की बेटी और किसी की पत्नी के रूप में पहचान ले जाने की इसी प्रक्रिया ने 80 लाख महिला मतदाताओं को भारत के प्रथम आम चुनाव में मतदान देने से बाधित कर दिया, रोक दिया। महिलाएं अपना नाम बताने में झिझकती थी, वे अपने आप को किसी की बेटी या पत्नी कहलाना अधिक पसंद करती थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रयास था कि प्रत्येक मतदाता का नाम मतदाता सूची में लिखा जाए। परिणाम यह हुआ कि 80 लाख के करीब महिलाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं लिखा जाना। अब बात कर लेते हैं भाग लेने वाली पार्टियां। चुनाव में लगभग 53 पार्टियां भाग ली और 533 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े। परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में आता है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस उभरती है, जिनको लगभग 45% के आसपास मत प्राप्त होता है। दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और जो आज भारतीय जनता पार्टी है, उसकी रूपरेखा प्रथम आम चुनाव में ही तय कर ली गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर भारतीय जनसंघ नाम की एक पार्टी का गठन किया था। भारतीय जनसंघ ने भी प्रथम आम चुनाव में भाग लिया था। प्रथम आम चुनाव में बहरहाल उसे मात्र 3 सीटें मिली थी, जिसके संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटें मिली थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी। सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थी। किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9 सीटें मिली थी और भारतीय जनसंघ को 3 सीटें मिली थी। अब सरकार का गठन कैसे हुआ? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश
वासुदेव मावलंकर थे। चूंकि पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपनी प्रस्तुति दर्ज कराई थी, चुनाव जीते थे कांग्रेस के उम्मीदवार, तो इसलिए सरकार बनाने में कोई बाधा नहीं आई। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को चुना गया। प्रथम लोकसभा की में भी 677 बैठक हुई, जो 3784 घंटे तक चली। प्रथम कार्यकाल जो था, प्रथम लोकसभा का प्रथम कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक चला। उस समय भी बड़े बड़े नेता थे जो चुनाव हार गए, दो बार चुनाव लड़े लेकिन हार गए। उसमें बड़ा नाम आता है भीमराव अंबेडकर का। भीमराव अंबेडकर ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, पुनः दोबारा उपचुनाव लड़े, दोबारा उपचुनाव भी हार गए थे। उस समय के एक और बड़े नेता थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भी उत्तर प्रदेश के फैजाबाद सीट से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे। बहरहाल उनकी पत्नी, जेबी कृपलानी की पत्नी सुचेता कृपलानी, जो दिल्ली से चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव जीत गई थी। आगे चलकर जेबी कृपलानी जो थे, उन्होंने उपचुनाव लड़ा और वो उपचुनाव में विजयी हो गए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव दो बार लड़ते हैं। एक बार बॉम्बे से लड़ते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के उम्मीदवार नारायण सादोपा से हार जाते हैं। पुनः 1954 में वो अपने भाग्य को भंडारा से आजमाते हैं, भंडारा की लोकसभा से उपचुनाव लड़ते हैं, दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव हार जाते हैं। ये रही बात प्रथम आम चुनाव के, जो 1951-52 में हुआ था। लगभग 4500 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। संसदीय क्षेत्रों की संख्या कम थी, लेकिन वहां से संसदीय प्रतिनिधियों को ज्यादा चुनना था। 401 संसदीय क्षेत्रों से 489 संसद प्रतिनिधियों को चुनना था। कई क्षेत्र ऐसे थे जहां से केवल एक जनप्रतिनिधि चुने जाने थे, कई क्षेत्र ऐसे थे जहां से 2। लेकिन पश्चिम बंगाल की एकमात्र सीट थी पश्चिम बंगाल, जहां से 3 संसद के सदस्य चुने जाने थे। जो चुनाव हुआ वह अक्टूबर से प्रारंभ हुआ, फरवरी तक चला। सबसे पहले मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ। हिमाचल प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति थी, वह चूंकि वहां पे सर्दी का मौसम आ जाता था, रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, इसलिए सबसे पहले वहां के मतदाता जो 103 वर्ष के थे, उन्होंने भारत के प्रथम आम चुनाव में प्रथम मतदान किया। ये रही प्रथम आम चुनाव से जुड़ी हुई कुछ बातें। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।